हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिंदी गंगा में। मैं एसपी शुक्ला आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार हिंदी गंगा में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों आपको पता है, हिंदी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी बहुत सारी जितनी भी परीक्षाएं हैं लगभग वहां पर पूछा जाता है हिंदी के इतिहास के बारे में, कि हमारी जो हिंदी है, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। आज हम उसी से आपको रूबरू कराने वाले हैं। तो आइए देखिए, आपको पता है कि सारी भाषाओं की जो जननी है वो हमारी कौन सी भाषा है? संस्कृत। संस्कृत सारे भाषाओं की जननी है। अगर हम संस्कृत के बारे में चर्चा करें तो संस्कृत जो है सम धन क्री धन इक्त, सम धन क्री धन इक्त से मिलकर के बनती है संस्कृत। और अगर इसमें हम बहुत अच्छे से बात करें तो ये जो आपको क्री दिख रहा है, ये क्री क्या होती है? धातु है। क्री क्या है साथियों? धातु है। और धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। धातु के बाद आपसे पूछा जाता है किसका प्रयोग होता है, तो धातु के बाद प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो एक प्रश्न तो पहले आपका यही बन जाता है कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है। तो साथियों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि संस्कृत में सम उपसर्ग है। आपसे प्रत्यय की बात करेगा कि प्रत्यय क्या है, तो आपका इक्त प्रत्यय है। अब मैं अपने मूल रहस्य पे आता हूं, मैं जिस पर बातें करने वाला हूं कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे आपकी आगे होती है, हिंदी का इतिहास क्या है, उन पर हम आपसे जो है चर्चा करें। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपकी संस्कृत भाषा आती है। संस्कृत, संस्कृत के बाद आपने पढ़ा होगा कि संस्कृत के बाद आपका पाली आता है। पाली के बाद प्राकृत, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, प्राकृत के बाद अपभ्रंश। और अपभ्रंश की अगर हम बात करें तो अपभ्रंश में जो है इसका जब खंड किया जाएगा तो उत्तर भारत में 7 भेद मिलते हैं, कहीं कहीं पर 5 भेद मिलते हैं। उसी अपभ्रंश का एक भेद होता है सौर सैनी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश? सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश के बाद हमारी भाषा, हमारी मानक भाषा हिंदी का उत्पन्न हो जाती है, यानी हिंदी उत्पन्न होती है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके निकल के आते हैं कि ये जो संस्कृत है, आपको दिख रहा होगा, संस्कृत को आदि भाषा कहा जाता है। संस्कृत को कौन सी भाषा? आदि भाषा कहा जाता है। और ये जो पाली है ये बौद्ध साहित्य की भाषा है। कौन से साहित्य की है? आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, बौद्ध साहित्य की भाषा कौन सी है? पाली को बौद्ध साहित्य की भाषा कहते हैं। प्राकृत आपका जो है जैन साहित्य की भाषा है। किसकी है साथियों? जैन साहित्य की भाषा। और अपभ्रंश के जब खंडन मिलते हैं तो इसी से आपका सौरसैनी अपभ्रंश होता है। सौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हो जाता है। देखिए, जैसे कि आप अगर बहुत सारी परीक्षाओं में अगर बात करें, जैसे आप यूपीएसआई के स्टूडेंट हैं या टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं, तो वहां पर इसके कार्यकाल का भी वर्णन मिलता है कि इसका जो समय है वो कब से कब माना जाता है। तो हम समय सीमा पर भी एक प्रश्न जो बनता है, अगर उस पर आपको चर्चा करें तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत पर। संस्कृत के 2 प्रस्फुटन मिलते हैं। बहुत गौर से सुनिएगा साथियों, आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है हिंदी में, आर्य भाषा का काल, आर्य भाषा का कार्यकाल कब से कब रहा। तो इसी में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अगर संस्कृत के प्रस्फुटन की बात की जाती है तो संस्कृत के 2 प्रस्फुटन मिलते हैं। एक का नाम आपको पता है वैदिक संस्कृत होती है। क्या होती है? वैदिक संस्कृत होती है। वैदिक संस्कृत एक है हमारी वैदिक संस्कृत और दूसरी होती है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि वैदिक संस्कृत का समय काल कब से कब माना गया और लौकिक संस्कृत का कार्यकाल कब से कब माना गया। अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मत हैं, लेकिन ज्यादा तक जो विद्वानों ने जिसकी प्रामाणिकता दिया है वो दिया है इसके कार्यकाल की। अगर हम बात करें वैदिक संस्कृत के कार्यकाल की, अगर बात किया जाए आपसे, तो इसके कार्यकाल में बात मिलती है किसकी?
एक सेकंड में इसको हटाता हूं। देखिए वैदिक संस्कृत का जो कार्यकाल है साथियों 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का जो कार्यकाल है ये आपका वैदिक संस्कृत का कार्यकाल कहलाता है। वैदिक संस्कृत यानी जिसमें आपके वेद रचे गए, उपनिषद, पुराण, उनके ग्रंथों की रचना हुई, वे आपकी वैदिक संस्कृत कहलाई। तो वैदिक संस्कृत का जो समय काल मिलता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ईसा पूर्व। और अलग अलग विद्वानों की अगर बात करें तो कुछ विद्वानों का मत है इसके बारे में कि 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 800 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व भी। अब देखिए पिछली बार आपने देखा था यूपीएसआई की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा था तो उसमें ये आपका ऑप्शन में नहीं था तो ये हो गया। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में कई बार पूछा है तो ये ऑप्शन में रहता है। तो ये थोड़ा सा विवादित है लेकिन जो भी रहेगा आपकी परीक्षा में एक ही रहेगा तो आप क्या करेंगे इसको सही कर ले जाएंगे। बाकी हम इस पर बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। तो देखिए वैदिक संस्कृत का कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और इसके बाद इसी में जो अलग अलग विद्वान की बात करें 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। अब बात की जाती है लौकिक संस्कृत का। लौकिक संस्कृत का जो कार्यकाल है देखो भैया, अगर 1000 पे समाप्त होगी तो 1000 से स्टार्ट होगी। बहुत ध्यान से सुनना, एकदम बहुत प्यार से सुनना भैया। आपसे क्वेश्चन, अगर 1000 पे समाप्त होगा तो कार्यकाल कहां से स्टार्ट हो जाएगा? 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के, अब देखो अगर 1000 पे समाप्त हो रहा है तो 1000 से स्टार्ट होगा और 500 तक चलेगा, 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व चलेगा। लेकिन हमने बताया कि ये तो कुछ विद्वानों की मत है कि 1000 पे समाप्त होगा, तो भैया कुछ विद्वानों का मत ये भी है कि 800 ईसा पूर्व ही समाप्त हो गया। तो यहां आपका ये स्टार्ट हो जाएगा 800 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व। अब जब 800 ईसा पूर्व पर स्टार्ट होगा, देखिए इसमें जो समाप्त होने वाली तिथि है लौकिक संस्कृत की अगर बात की जाए तो दोनों में एक ही है। इसमें सभी यानी ये भी आपका क्या है 500 ईसा पूर्व ही है। कितना है साथियों? 500 ईसा पूर्व है। तो एक प्रश्न तो आपका यहां से क्लियर हो गया होगा मेरे विद्वान साथियों। पहला प्रश्न है आपसे, वैदिक संस्कृत का समय कब से कब रहा? दूसरा प्रश्न, लौकिक संस्कृत का समय कब से कब रहा? एक प्रश्न आपका क्लियर हुआ। आगे हम चीजों को बात करेंगे, इससे पहले कुछ और बातें जान जाते हैं। देखिए वैदिक संस्कृत क्या है और लौकिक संस्कृत क्या है, अब इस पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं। हेडिंग डालिए, आप लोग लिखते हुए चलिए, आप लोग लिखते हुए चलिए साथियों, जो है बहुत प्यार से बहुत ध्यान से लिखिए। आइए बात करते हैं हम वैदिक संस्कृत की। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत कहने का मतलब क्या है? वेदों की भाषा। दो भेद मिलते हैं, पहला हो गया वैदिक संस्कृत और दूसरा है आपका लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। एक चीज यहां से आपको समझना पड़ेगा साथियों, क्या समझना पड़ेगा उस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए अब मैंने बात किया वैदिक संस्कृत यानी वेदों की भाषा, इसमें लिख लीजिए वैदिक संस्कृत का मतलब होता है वेद जिसमें लिखे गए, वेद हो गया, वेद हो गए, उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, वेद उपनिषद पुराण आदि ग्रंथ जो रचे गए ये वैदिक संस्कृत थे। जबकि लौकिक संस्कृत में आपके जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, महाभारत रामायण, अष्टाध्यायी ग्रंथ की बात की जाती है। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों वाला ग्रंथ महर्षि पाणिनि का नाम आ जाता है, जिन्होंने 8 अध्यायों में लौकिक संस्कृत का एक बहुत ही पवित्र व्याकरण का ग्रंथ अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की। अब देखिए वैदिक संस्कृत और लौकिक में थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, वैदिक संस्कृत जहां थी वहीं के वहीं रह गई, जबकि लौकिक संस्कृत का ही आगे विकास होता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है साथियों, आपसे बताना चाहूंगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप क्लास 10th पास आउट होते हो तो आपके मन में ये विचार आता है, यार मैं 10वीं क्लास में मेरा साइंस बैकग्राउंड बड़ा वीक था,
ऐसा करता हूं, मैं कॉमर्स ले लेता हूं, या मेरा साइंस बहुत वीक था, हम ऐसा करते हैं कि अब मैथ्स के साथ आगे बढ़ेंगे, आर्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आप विषय का जो संकलन करते हो, जो विषय आप चूज करते हो कि आगे की परीक्षा में आपको कौन सा विषय लेना है, इसके लिए जो निर्धारण आप करते हो, कितने आधार पर करते हो? 2 आधार पर। पहला आधार तो आप इस आधार पर करते हो कि वह विषय आपको क्लिष्ट लगा, बहुत टफ लगा। दूसरा आधार आपका यह भी हो सकता है कि आपको उस विषय में इंटरेस्ट जगता हो, मजा आता हो, वह आपको विषय बहुत रुचिकर लगता हो। तो ठीक उसी प्रकार से जो वैदिक संस्कृत थी उसमें बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ, जो जहां पर थी वहीं, जैसे आपने देखा होगा पंडित जी लोग जब पूजा पाठ होता है तो ब्राह्मणोस्य मुखमाश्विदो बाहो राजन्याकृता उर्तदस्यु भूमो शूद्रो अजायता, या आपने स्वस्तिवाचन में पढ़ा होगा, वैदिक मंत्र का प्रयोग किया जाता है, ओम मानो भद्रः क्रतवो जंतो विश्वतो वद्व्याशो अपरीताश उद्भिदा देवानो यथा सदमिद वृधे आसन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रः सोमेता रिखजुयतां देवानां रातिरभिनो निवर्तताम। तो ये आपका क्या है? वैदिक मंत्र है। जो वेदों की लिखी उक्ति थी उसी को वैदिक मंत्र कहा गया। और उस समय लोक कल्याण के लिए जिस श्लोक का प्रयोग किया गया वही आपका जो है क्या कहलाई साथियों? लौकिक संस्कृत कहलाई। आपने देखा होगा, आपने लौकिक जगत में बहुत सारे उदाहरण पढ़ा होगा, हतो वा प्राप्य स्वर्ग जित्वा वा भोजसे महिम निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगज्वरा। आपने पढ़ा, बाबा लोग आपको जो है बचपन से बताते थे, पढ़ाते थे, वृद्धों की सेवा के लिए कहते थे ना कि वृद्धों की सेवा करने से हमारे 4 लक्षण या 4 गुणों में परिवर्तन होता है, हमें जो है अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी थी। ये चीजें जो आप पढ़ते हो, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति यातिचा अक्षिणो वृत्तता क्षिणो वृत्तस्तो हतो हता, या आपने पढ़ा होगा कमलिनी के बारे में, जो एक भंवर जो है उस कमलिनी में बंद है, रात्रि में विचार कर रहा है। क्या विचार कर रहा है? रात्रि गमिष्यत भविष्य सुप्रभाषत भाष्वानुदेश सशिष्यत पंकजाले इत्थम विचिंतित कोशगते दुरेफे हा हंत हंत नलनी गज उज्जहारा। इसीलिए जीवन में कभी बहुत ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। जब किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा जो विचार करता है वहां पर वो फैसला नहीं ले सकता, वो फैसला कमजोर हो जाता है। इसीलिए बहुत ज्यादा विचार नहीं करना। तो ठीक इसी तरीके से हमारी वैदिक संस्कृत में जो शब्द थे, जो वाक्य थे, इतने क्लिष्ट थे कि लोगों को आगे चल करके उसको तोड़ पाना टफ हो जाता। इसीलिए महर्षि पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों वाला ग्रंथ। ग्रंथ में सूत्र की रचना हुई, 3978 सूत्र लिखने के कारण सूत्रकार कहलाए। इसी सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखने के कारण महर्षि पतंजलि महाभाष्यकार कहलाए। और कात्यायन मुनि ने एक वृत्तिकार लिखा, वृत्ति रचना लिखी, जिसके कारण वो वार्तिक ग्रंथ लिखने के कारण वार्तिक काल कहलाए। तो ये चीजें यहां पर होती हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ाते हुए समय काल के बारे में पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा साथियों, आर्य भाषा काल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपने देखा कि कौन सी संस्कृत आई? वैदिक संस्कृत। देखिएगा, बहुत आराम से पढ़िएगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद दूसरा जो आया आपका क्या आया? लौकिक संस्कृत। देखिए, वैदिक संस्कृत के बाद दूसरा आपका क्या है साथियों? लौकिक संस्कृत। इसको नोट कर लीजिए, आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद आपका आता है पाली। पाली। पाली के बाद जो है प्राकृत। पाली के बाद प्राकृत। प्राकृत के बाद जो है, देखिए, पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद अगर हम बात करें तो अवहट्ट। अवहट्ट। अवहट्ट के बाद जो है आपकी हिंदी आ जाएगी। अब इनके कार्यकाल के बारे में थोड़ा सा जो प्रश्न पूछा जाता है, वैदिक संस्कृत का हमने आपको समय सीमा बताया, अभी अभी आपने देखा कि वैदिक संस्कृत जो है इसके अगर समय की बात करें कब से कब रहा है, तो इसमें आपने देखा कि इसमें किस तरीके से इसके समय काल के बारे में मैंने आपको बताया। एक सेकंड साथियों, चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं वैदिक संस्कृत का जो कार्यकाल आपने देखा
1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, या फिर अलग अलग विद्वानों में, कुछ विद्वानों का मत है कि 2000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व। ठीक है। अब इसके बाद जो लौकिक संस्कृत है, इसमें कहा जाता है कि 1000, अब देखिए जहां पे जो समाप्त होगा, अगर 800 पे समाप्त होगा तो 800 पे लोगे, 1000 पे समाप्त होगा तो 1000 पे, 800 लोगे तो 800 ईसा पूर्व से लेकर के जो कार्यकाल इनका माना जाता है वो माना जाता है 500 ईसा पूर्व। और कुछ विद्वान अगर 1000 पे समाप्त कर रहे हैं तो 1000 पे ले लोगे भैया, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व, ये जो कार्यकाल रहा आपका कौन सा है? वैदिक संस्कृत। अब पाली की बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। पाली को प्रथम, बहुत लिख लीजिए, पहले अच्छा पॉइंट लिखिए तो फिर हम बताते हैं। पाली को प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है, पाली को प्रथम प्राकृत कहा जाता है, प्राकृत को द्वितीय प्राकृति, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है, और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहा जाता है, तृतीय प्राकृत कहा जाता है। अब इनके काल के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब से कब रहा, मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए ये तो आपने लिख ही लिया है, ये आप पॉइंट लिख ही चुके हैं, मैं इसको मिटाता हूं। देखिए पाली जो है साथियों, ये देश की प्रथम भाषा मानी जाती है। तो आपसे क्वेश्चन कहेगा देश की प्रथम भाषा, देश की प्रथम भाषा कौन सी है? तो देश की प्रथम भाषा में पाली का ही नाम आता है। और ये जो पाली है बौद्ध साहित्य का, बौद्ध साहित्य की भाषा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बौद्ध साहित्य की भाषा के बारे में, कौन से साहित्य में, बौद्ध साहित्य के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो पाली का ही प्रयोग बौद्ध साहित्य में किया जाता है। और बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक, लिख लीजिए साथियों, इसको भी लिख दीजिए, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक ग्रंथ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिपिटक ग्रंथ की रचना किस भाषा में या किस साहित्य में हुई है? त्रिपिटक ग्रंथ की रचना पाली भाषा में ही हुई है। फिर बात करते हैं प्राकृत पर। तो प्राकृत जो है ये जैन साहित्यों का, जैन साहित्य का पवित्र ग्रंथ है। इसी में जो है जैनियों का पवित्र ग्रंथ आगम के बारे में पूछा जाता है कि आगम ग्रंथ की रचना किस में हुई है? तो आगम ग्रंथ की रचना इसी प्राकृत में ही हुआ है। फिर अपभ्रंश के बात कर लेते हैं, तृतीय प्राकृत है। अब इनके कार्यकाल पर करें, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं इन पे कार्यकाल पर भी थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। देखिए अब आपसे कार्यकाल की जब बात की जाती है, पाली का जो समय सीमा रहा, पाली अब ये 500 पे समाप्त हो रहा था तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम ईस्वी, 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम ईस्वी तक का जो कार्यकाल रहा ये पाली का रहा। अब यहां पर आपका हो जाएगा प्रथम ईस्वी से लेकर के, प्रथम ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक का जो कार्यकाल रहा ये आपका प्राकृत रहा। अपभ्रंश का पूछा जाता है तो ये मेरे साथियों 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी का जो कार्यकाल है ये अपभ्रंश है। अवहट्ट का पूछा जाता है 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक का जो कार्यकाल है ये आपका अवहट्ट है। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। एक और प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आज के सेशन को यहीं पर विराम देंगे। देखिए एक प्रश्न जो आपकी परीक्षा में नॉर्मली पूछ ही लिया जाता है, हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? सौरसैनी अपभ्रंश से या प्राकृत से, संस्कृत से? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आज का एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है, फिर हम आपको अगले सेशन में इससे आगे की बात बताएंगे। हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी की उत्पत्ति निम्न में से
किससे, निम्न में से किससे हुई है? हिंदी की उत्पत्ति निम्न में से किससे हुई है? आपको ऑप्शन दिया जाता है, ऑप्शन ले लीजिए। संस्कृत से, ऑप्शन बी पाली से, ऑप्शन सी प्राकृत से, ऑप्शन डी सौरसेनी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से। तो साथियों, कैसा लगा आज का यह सेशन? आशा करता हूं कि हमारे द्वारा बताए गए बातों से आप संतुष्ट हो गए होंगे। अगर अभी भी किसी प्रकार का डाउट्स है तो आप कमेंट करिएगा। मिलेंगे अगले पार्ट में, जिसमें हम देखेंगे कुछ इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिससे आपकी जो हिंदी की जो पूरी की पूरी हिंदी है उसका जो बीड़ा उठाया हुआ हूं, उसके लिए आपके बीच में इसी तरीके से हर एक पार्ट को लेकर के आपके बीच में आता रहूंगा। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।